तनवीर और अरुण अपने सामानों को अपने कैबिन में रखते ऊपर डेक पर आ गए। जहाज से समुद्र का मनोरम दृश्य उनके दिलों को लुभा रहा था। साथ में विशाल बॉम्बे शहर, जो दूर से भी उतना ही सुंदर था जितना समुद्र से दिख रहा था। तभी उनके पास कैप्टन आता है और उनसे पूछता है, तनवीर, आपके साथ जो ताबूत है वो क्या काफी पुराना है? इसकी क्या कोई खास डिमांड है विदेश में, जो डॉक्टर इसे रिसर्च के लिए मंगवाया है? कैप्टन उनकी तरफ आश्चर्य के भाव से देखता है। तनवीर उसका जवाब देता है, जी हां, यह डॉक्टर जाकिर को एक पुरातात्विक खोज में मिला था। लंदन जाने से पहले उन्होंने मेरे वालिद से इसे किसी तरह वहां भिजवाने के लिए बोला था, पर मेरे वालिद की तबीयत नासाज हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे इसे डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए कहा था। डॉक्टर इस पर अपनी रिसर्च अधूरी ही छोड़ गए थे। तनवीर ने बड़ी कुशलतापूर्वक झूठ बोल दिया और कैप्टन ने उसकी बात मान ली। फिर कैप्टन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हमारे जहाज के कुछ नियम हैं। सुबह, दोपहर, रात के भोजन के लिए डाइनिंग हॉल में ही आना होगा। सफर लंबा है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हमारे काम में हाथ बटा सकते हैं। अब जरा मेरे साथ मेरे कैबिन में आइए, वहां चलकर हम पैसों का लेन देन कर लेते हैं। कैप्टन उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करते हुए कहता है और ऊपर अपने कैबिन में ले जाता है। वहां पैसों का लेन देन करके दोनों फिर से डेक पर आ जाते हैं, जहां समुद्री यात्रा का दोबारा लुत्फ उठाने लगते हैं। खुशी के पल बिताते हुए वो दोनों जहाज में मौजूदा सभी कर्मचारियों से मुलाकात कर लेते हैं और जहाज पर उनके काम को लेकर थोड़ी जानकारियां भी इकट्ठा कर लेते हैं। जहाज पर पहला दिन यूं ही बीत जाता है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों डेक पर सुबह की परेड के लिए इकट्ठा होते हैं। उसके बाद उन्हें नाश्ता मिलता है। मेस में नाश्ता खत्म करते ही ऊपर के डेक की सफाई का काम उन्हें दिया जाता है। जहाज के फर्श से शीशे तक उन्हें साफ करने के लिए दिए गए। नवाब होते हुए भी तन्नू ने जहाज के कड़े नियमों का पालन किया, क्योंकि यह उस जहाज के कर्मियों की दिनचर्या का हिस्सा था। हर रोज उन्हें अपनी अपनी ड्यूटी बदलनी पड़ती थी। आज अगर सफाई का काम है तो कल हो सकता है मेस में खाना बनाने में मदद करना पड़े, इसलिए दोनों ने ऊपर के डेक की सफाई मन लगाकर की। देखते ही देखते दिन बीत गया। शाम होते ही नहा धोकर अपने कैबिन में दोनों आराम करने लगे। शुक्र है मैं अपने साथ बैग में छुपाकर 2 स्कॉच की बोतल लेकर आया था। रोजाना काम के बाद 2-2 पैग पी लिया जाएगा। ये देखो बोतल। अरुण कहते ही बैग से एक बोतल स्कॉच की निकालता है। तनवीर भी थकान मिटाने के लिए हामी भर देता है। अरुण कॉफी पीने वाले 2 स्टील मग में एक लार्ज पैग बनाता है और दोनों उन्हें टकराने के बाद पीने लगते हैं। एक ही सांस में दोनों उस बड़े स्टील के मग खाली कर देते हैं। बॉटम्स अप का मजा ही कुछ और है, एक ही सिप में खाली। फिर बच्चा लोग बजाओ ताली। न छकने की जरूरत न किसी चीज की। वैसे मेरे बैग में भुने चने हैं, लो तुम भी खाओ। अरुण अपने बैग से एक छोटा टिफिन बॉक्स निकलता है जिसमें भुने चने भरे हुए थे। तनवीर एक मुट्ठी चना लेकर खाने लगता है। अरुण दूसरा पैक बनाता है और उसमें थर्मस से पानी मिलाकर तन्नू के उठाने का इंतजार करता है। तनवीर कुछ सोच रहा था। माँ यार, इतना क्या सोच रहे हो? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, अभी हल किए देते हैं, नहीं तो महफिल ना बिगाड़ो। लो अगला पेग जल्दी से सुड़क जाओ, कहीं कोई आ ना जाए। अरुण तनवीर की ओर मग बढ़ाते हुए कहता है। तनवीर उसे हाथ से पकड़ता है और एक सांस में पी लेता है। फिर दोनों एक साथ स्टील मग नीचे अटैच फोल्डिंग टेबल पर रखते हैं। फिर चने खाने लगते हैं। भाई आज के लिए इतना ही, बाकी के दारू चने सफर भर चलाने हैं। अपना कोटा आखिर अपना होता है। अभी तो जहाज का सफर शुरू ही हुआ है। हम लोगों को तो अब तक ये भी नहीं पता यहाँ कौन अपनी तरह महफिल जमाने का शौक रखता है। पता चलने तक अपना कोटा संभाल कर रखना है। अरुण कहते ही स्कॉच की बोतल और चने अपने बैग में रख लेता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। अगर कमांडर जहाज पर लोगों को दिखने लगेगा तो क्या होगा? तनवीर ने अरुण से पूछा। होगा क्या जहाज और जहाजियों की पतलून गीली पीली हो जाएगी? अरुण ने हिलते हिलते जवाब दिया। स्कॉच का नशा उस पर असर करने लगा था। कुछ देर बातें करते करते उनका नशा थोड़ा हल्का होता है तो सीधा ऊपर के डेक पर निकल जाते हैं। थोड़ी खुली हवा में उन्हें अच्छा लगता है। दोनों कुछ देर खड़े होकर बातें करते हैं, फिर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। तभी उस जहाज पर काम करने वाला एक आदमी उनके पास आकर कहता है, बात ही करते रहोगे या डाइनिंग हॉल में खाना खाने भी चलोगे? पता है ना कैप्टन का ऑर्डर है, सबको एक साथ ही खाना है। समय निकल गया तो खाना नहीं मिलेगा। तनवीर और अरुण
उसके पीछे नीचे डाइनिंग हॉल तक जाते हैं। एक साथ खाना खाने के बाद दोनों थोड़ा टहलकर सोने चले जाते हैं। एक रात और बीत जाती है। अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले परेड में शामिल होते हैं, फिर सुबह का नाश्ता कर काम पर लग जाते हैं। इसी तरह यात्रा के 2 दिन और निकल जाते हैं। एक शाम महफिल खत्म करने के बाद दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि अचानक वहां एक अज्ञात शख्स ने कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। अरुण ने दरवाजा खोला। एक लंबा चौड़ा आदमी सामने खड़ा था। अरुण ने उसे कमरे के अंदर प्रवेश करने दिया। वह अज्ञात शख्स तनवीर के पास आकर बोला, क्या आप ही तनवीर हैं? तनवीर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह उसके बिस्तर पर बैठ गया और तनवीर से कहा, मैं अजीत हूं। यहां के लगेज कंपार्टमेंट की देखरेख का जिम्मा मेरा ही है, पर कल रात जो हादसा हुआ, मेरा उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन है। मैंने अब तक इसका जिक्र किसी से नहीं किया। सबसे पहले मैं आपसे मिलने चला आया। कल रात मैं देर तक उस कंपार्टमेंट की सफाई करने में लगा हुआ था। तभी मेरी नजर आपके ताबूत पर पड़ी, जिसके अंदर से तेज लाल रोशनी चमक रही थी। उस ताबूत में कई जगह दरार है, जिससे चमकती लाल रोशनी को साफ देखा जा सकता था। कुछ देर तक मैं उसे बड़े आश्चर्यजनक रूप से देखता रहा, क्योंकि मैं जो देख रहा था उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद वह रोशनी चमकना बंद हो गई और मैं ऊपर डेक पर आ गया। वह अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, मैं आज दिन भर इसके बारे में ही सोचता रहा, फिर मैं आप ही के पास इस पहेली का हल पूछने आ गया। उसने तनवीर की ओर जिज्ञासा से देखते हुए कहा, लगता है आपको कोई वहम हुआ है या आंखों का धोखा हुआ है। उस ताबूत के अंदर एक पुरातात्विक खोज में मिली कुछ वस्तुएं हैं और कुछ नहीं। इसी वजह से हम लोग लंदन जा रहे हैं। तनवीर ने अजीत की आंखों में देखकर बड़ी कुशलतापूर्वक झूठ बोलकर उसकी बातों को टाल दिया। अजीत तनवीर के जवाब से संतुष्ट नहीं था, पर वह उससे जवाब पाकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अरुण ने दरवाजा बंद किया और पलटकर चिंतित होकर तनवीर की ओर देखते हुए बोला, अमाम यार, इसे कहीं शक तो नहीं हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो? क्योंकि उसके चेहरे से लग नहीं रहा था कि वो तुम्हारे जवाब से संतुष्ट होकर गया है। लगता है रात में कमांडर जब जागा होगा उस वक्त सफाई कर रहा होगा। कमांडर को जब इस बात का एहसास हुआ होगा कि कोई आसपास खड़ा है तो उसने दोबारा आंखें बंद कर ली होंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब सवाल यह है कि इन महाशय ने अगर अपने से कुछ जांच पड़ताल करने के चक्कर में संदूक को खोल दिया तो फिर क्या होगा? इस जहाज पर अब हमें कोई खतरा है तो वह इन्हीं महाशय से है, इसलिए इनके ऊपर दिन रात नजर रखनी पड़ेगी। तनवीर ने चिंतित मुद्रा में अपनी बात को अरुण के सामने प्रकट किया। दोनों के मन में सच बाहर आने का भय था कि अगर कमांडर का असली रूप सामने आ गया तो क्या होगा। साथ ही साथ अब उन्हें अजीत नाम की चिंता भी सताए जा रही थी। रात होते ही जहाज पर खामोशी छा जाती थी। केवल कुछ गिने चुने अधिकारियों को ही नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी, खासकर वो जिन्हें जहाज चलाना और रात में निगरानी रखना था। जहाज काफी बड़ा था और उसे कंट्रोल करना एक बड़ी बात थी, जिसे मर्चेंट नेवी का मंझा हुआ युवा दल चला रहा था। कैप्टन अपने कैबिन से निकलकर बीच बीच में हवा का बहाव और दिशा का पता पूछ वापस अपने कैबिन में चले जाते थे। इसी बीच एक अनजान साया डेक से नीचे उतर अंदर की लॉबी को पार करते हुए पीछे की सीढ़ी से उतरकर नीचे लगेज डिपार्टमेंट के अंदर प्रवेश करता है। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, कुछ भी देख पाना नामुमकिन था, सिवाय कमांडर के ताबूत की दरारों से निकलती तेज लाल रोशनी को, जो उस अनजान शख्स को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह शख्स उस संदूक के पास पहुंचा, पर उस पर जंजीर बंधी हुई थी, जिस पर मोटा सा ताला लगा, जो उस बड़ी जंजीर से ताबूत को बांधे हुए था। वो अनजान शख्स अपने जैकेट की जेब से एक स्टील का हेयर पिन निकलता है, जिसकी सहायता से वह ताला खोल ताबूत को उन जंजीरों से मुक्त कर देता है। पर तभी अचानक एक झटके में ताबूत खुलता है और कमांडर बड़ी फुर्ती से उस अनजान शख्स का गला दबोच लेता है और हवा में ऊपर की ओर ले जाता है। फिर थोड़ी दूरी पर रुक जाता। कमांडर अपने सिर को बाएं हाथ में पकड़े हुए था। फिर धीरे धीरे अपनी खोपड़ी को धड़ से जोड़ता है। एक तेज प्रकाश उस अनजान शख्स पर पड़ता है तो उसका चेहरा दिखाई देता है, और वह कोई दूसरा नहीं बल्कि अजीत था, जिसने जिज्ञासा में ताबूत खोल दिया था। कमांडर इतनी जोर से उसका गला घोंट रहा था कि उसकी चीख निकलना मुश्किल था, लेकिन तभी कमांडर अपने बाएं हाथ को उसके पेट के अंदर घुसा देता है, जिससे उसकी खतरनाक चीख निकल पड़ती है।
और अचानक ही तनवीर की नींद खुल जाती है। देखा तो सवेरा हो चुका था। तनवीर और अरुण तैयार होकर डेक पर पहुंच जाते हैं सुबह की परेड के लिए। उसके बाद नाश्ता कर उन्हें सफाई का काम फिर से मिलता है। दोनों सफाई में लगे थे। तभी अचानक अरुण चिल्लाता है, अम्मा तनवीर, वो देखो शार्क की छोटी बहन डॉल्फिन, देखो वहां कैसे झुंड में छलांग मार रही हैं सब। कितना सुंदर दृश्य है। अरुण अपनी उंगली से उनके झुंड की तरफ इशारा करके तनवीर को दिखाता है। तनवीर भी ये मनोरम दृश्य देखकर काफी खुश होता है। धीरे धीरे दिन बीतता है और उनका काम भी समाप्त हो गया था। दोनों शावर लेने के बाद अपने कैबिन में आराम कर रहे थे। शाम ढलते ही उनकी महफिल दोबारा जमती है। उसके बाद दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। खाने में अब भी काफी समय था, इसलिए सभी टेबल पर बैठ अपना मनोरंजन कर रहे थे। कुछ ताश के पत्तों का खेल खेलने में लगे थे, तो कुछ किताबें पढ़ रहे थे, कुछ बातें करने में मग्न थे, तो कुछ अंताक्षरी का खेल खेलने में मशरूफ थे। तन्नू और अरुण ने खाली कुर्सियों पर अपनी तशरीफ रख दी। कुछ लोग अपने में कोई विशेष बात कर रहे थे। अरुण और तनवीर को देखते ही खामोश हो गए। अरुण ने उनसे उत्सुकतापूर्वक पूछा, अम्मा क्या बात है भाई लोग, हम दोनों के आते ही चुप क्यों हो गए? हमें भी तो बताओ ऐसा क्या है। अरुण के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। उनमें से एक ने जवाब दिया, कोई खास बात नहीं है, अजीत के बारे में है। कल ही हमारे जहाज का कुक, जो असली जिंदगी में अजीत का पड़ोसी है, बता रहा था। कुछ दिनों से अजीत का बर्ताव कुछ सही नहीं है। उस कुक बनवारी का कैबिन अजीत के बगल ही में है इस जहाज पर। उसका कहना है कि रात में कभी कभी कैबिन के बाहर से डरावनी आवाजें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई गुर्राते हुए बाहर लॉबी में आना जाना करता हो। वो अपनी बात कह ही रहा था कि उसके बगल में बैठे उसके साथी ने उसे बीच ही में टोकते हुए कहा, कल वाली बात बताना, कल रात में जो हुआ। उसने बहुत उत्सुकतापूर्ण रूप से कहा। उस कहानी सुनाने वाले ने आगे बताया, कल आधी रात के बाद बनवारी नींद न आने की वजह से बाहर डेक पर सिगरेट पीने चला गया। वो आराम से वहां खड़ा सिगरेट पी ही रहा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बनवारी की डर से हालत खराब हो गई। एकदम से किसी के पीछे से हाथ रखने की वजह से वह चौंक गया। इससे पहले कि वह पीछे पलट कर देखता कि कौन है, उस अनजान शख्स ने अंग्रेजी में सिगरेट मांगी। बनवारी ने अपने ओवरकोट से डिब्बा निकाला और उसकी ओर पीछे बिना देखे बढ़ा दिया। उस अनजान शख्स ने उससे कहा, कमांडर को माचिस या लाइटर चाहिए। बनवारी ने निकाल कर दे दिया। वो अनजान शख्स बनवारी के पीछे से आगे आकर खड़ा हो गया। बनवारी की तो जैसे सांस ही अटक गई हो। उस शख्स को देखकर वो कोई और नहीं, जहाज के लगेज डिपार्टमेंट में काम करने वाला अजीत था। बनवारी का कहना है कि उसके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे। उसका चेहरा सुर्ख सफेद पड़ चुका था और आंखों की पुतलियां लाल रोशनी चमका रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर किसी रूहानी ताकत ने कब्जा कर रखा हो। अजीत बड़े अजीब ढंग से पेश आ रहा था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंग्रेज ने उसके शरीर काबू में किया हो। कुछ देर बाद वहीं बेहोश हो गया। बनवारी उसे उठाकर उसके कैबिन तक ले गया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। अब तक के अपने जहाज की यात्रा के इतने सालों अनुभवों में ऐसा किस्सा पहली बार सुनने को मिल रहा है। वह हैरत जताते हुए अपनी बात पूरी करता है। तनवीर और अरुण पहले तो ये कहानी सुनकर थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर तनवीर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं भाइयों, अजीत के ऊपर काम का बोझ थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए ऐसी अजीब हरकत करने लगा होगा। काम का प्रेशर कभी कभी दिमाग पर ज्यादा डालने से ऐसे मानसिक तनाव के किस्से ज्यादा सामने आते हैं, जिसमें इंसान का व्यक्तित्व कभी कभी पूरी तरह से बदल जाता है। और ऐसा ही उसका एक व्यक्तित्व का हिस्सा कल बनवारी ने देख लिया। वरना आजकल के जमाने में कहीं भूत प्रेत होता है। जमाना कितना आगे बढ़ गया है, आप लोग पढ़े लिखे होकर ऐसी बातें करते हैं। तनवीर ने आपत्ति जताते हुए बड़ी कुशलता से उनसे झूठ बोल दिया। तभी अरुण भी बोल पड़ता है, अब अजीत की हालत कैसी है, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? अरुण भी तनवीर के झूठ में साथ देते हुए उनसे पूछता है। उस टेबल पर बैठे एक सज्जन कहते हैं, अब खतरे जैसी तो कोई बात नहीं, रात ही को बनवारी ने डॉक्टर को बुला दिया था। उसने जांच के बाद कहा, अजीत को काफी कमजोरी है, जिस वजह से बेहोश हो गया था। उसका शरीर भी तप रहा था, इसलिए उसे बुखार की भी दवाई दे दी गई है, जिस वजह से उसे दिन भर नींद आने की वजह से कैप्टन ने भी तबीयत सही होने तक की छुट्टी दे रखी है।
अब लगेज डिपार्टमेंट का काम किशोर संभाल रहा है। उस आदमी ने सारी बातें विस्तार से समझाते हुए कहा। इतने में डाइनिंग हॉल के खाने की बेल बजती है, जिसे जहाज के हर कैबिन में सुना जा सकता था, ताकि सभी डाइनिंग हॉल में खाने के लिए उपस्थित हो जाएं। कैप्टन के आते ही लगभग जहाज के सभी कर्मचारी डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। कैप्टन की थाली लगने के बाद सभी लाइन में लगकर खाना लेते हैं और टेबल पर बैठ खाना खाने लगते हैं। डिनर खत्म होते ही तन्नू और अरुण थोड़ा टहलने के लिए डेक पर निकल जाते हैं। जहाज के दाहिनी ओर खड़े हो रात के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे थे। रात में समुद्र बिल्कुल ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे सभी सितारों और चांद ने चादर बंद समुद्र को ढक लिया हो। ठंडी हवा काफी तेजी से बह रही थी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कोहरे के बादल भी थे। इतने में तनवीर ने अरुण से कहा, तुम्हें क्या लगता है अजीत की जान को खतरा है? कमांडर ने उसके शरीर पर क्यों काबू किया होगा? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कहीं उसने ताबूत को खोला तो नहीं होगा, लेकिन अगर ताबूत खोला है तो कमांडर का शरीर भी जहाज पर ही कहीं होगा। आखिर उसी के शरीर में कमांडर की रूह ने प्रवेश क्यों किया? तनवीर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए अरुण से पूछा। मुझे लगता है कमांडर ने उसके शरीर में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि वह उस ताबूत का राज जान गया था। अगर वह हम दोनों को बताने आया था तो वह जहाज में किसी और को भी उस ताबूत के राज के बारे में बता देता। बस इसी राज को छुपाने के लिए कमांडर ने ऐसा किया होगा। मुझे नहीं लगता कि कमांडर उस ताबूत के बंधन से मुक्त हो गया होगा, नहीं तो लगेज डिपार्टमेंट में नियुक्त हुआ नया शख्स अब तक उन जंजीरों के टूटने या ताला खुलने की खबर हम तक पहुंचा चुका होता। अरुण ने कुशलता से अपनी बात तनवीर के सामने रखी। तनवीर भी इस बात से काफी हद तक सहमत था। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कैबिन में सोने चले गए। रात जैसे ही जैसे बीतती है, जहाज पर एक खौफज़दा खामोशी सी छा जाती है। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। केवल जहाज के चालक दल और कुछ गार्ड्स ही ड्यूटी पर तैनात थे। कैप्टन भी सोने चले गए थे। कोहरे ने भी अब जहाज और उसके इर्द गिर्द अपना डेरा जमा दिया था। तभी अचानक रात की भयानक खामोशी को चीरते हुए एक अनजान साया अपने बूट से जोरदार आवाज निकलते हुए लॉबी के पास से गुजरता है। तनवीर की नींद उसके कदमों की जोरदार आहटों से खुल चुकी थी। तनवीर कुछ देर तक अपने बिस्तर पर ही पड़े पड़े उस आवाज को सुनता है। आवाज ने अब उसके कैबिन से अच्छी खासी दूरी बना ली थी। तनवीर अपने कैबिन का दरवाजा खोलता है। जहाज की लॉबी बड़ी होने के कारण वह अनजान साया अब तक लॉबी को पार नहीं कर पाया था। तन्नू की नजर उस पर पड़ते ही वह उस साये का पीछा करने लगता है। साया बड़ी तेजी से लॉबी को पार करने की कोशिश में था। तनवीर भी तेजी के साथ उसके पीछे लगा हुआ था। वह अनजान साया चलते चलते एकदम से रुक गया। तनवीर ने यह देख खुद को लॉबी की आड़ में छुपा लिया। वो अनजान साया पीछे मुड़कर देखने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस साये को भी शक हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह कुछ देर वहीं रुका रहा। तनवीर लॉबी की आड़ में छुपकर यह सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद वह अनजान साया वापस चलना शुरू कर देता है। तनवीर भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तनवीर बहुत सतर्क होकर उस साये का पीछा कर रहा था, क्योंकि उस साये को अब यह शक हो चला था कि कोई उसके पीछे लगा हुआ था। वह साया तेजी से फुर्ती के साथ कदम बढ़ाने लगा ताकि अपना पीछा कर रहे तनवीर से वह छुटकारा पा सके। तनवीर उस साये का पीछा करते हुए ये सोचने में लगा हुआ था कि आखिर ये अनजान साया कौन हो सकता है। कहीं अजीत तो नहीं, लेकिन उसकी तो तबीयत खराब है। डॉक्टर ने उसे आराम करने के साथ ही उसे कुछ दवाइयां दी थी, जिनके असर से उसका इतनी जल्दी नींद से जागना नामुमकिन था। क्योंकि उसे बुखार चढ़ गया था, तो फिर यह शख्स कौन हो सकता है? तनवीर के मन में यही एक जिज्ञासा ने घर कर रखा था कि आखिर वह अनजान साया है कौन, जो चीते जैसी फुर्ती दिखाकर लॉबी पार कर नीचे की सीढ़ियां उतर रहा है। तनवीर अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि कोई उसके भी पीछे है, पर तनवीर उसके आगे वाले अनजान साये को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद कॉरिडोर के नीचे जाने वाली सीढ़ी उतरने से पहले वह एक बार रुककर पीछे मुड़कर देखता, तनवीर बड़ी फुर्ती के साथ अंधेरे का फायदा उठाते हुए छुप जाता है। तनवीर के पीछे आने वाला अनजान शख्स भी छुप जाता है। अब वह अनजान साया इस बात से आश्वस्त हो गया था कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि
ये उसका वहम था। अब वह निर्भीक होकर नीचे के फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ी उतरने लगा। मौका पाते ही तनवीर भी उसके पीछे सीढ़ियां उतर नीचे जाने लगा। तनवीर का पीछा करने वाला अनजान शख्स भी लपक कर सीढ़ियां उतर जाता है। तनवीर अब उस अनजान साए का पीछा निचले फ्लोर के कॉरिडोर में कर रहा था। तनवीर के पीछे आने वाला अनजान शख्स दबे पांव भागते हुए तनवीर के पास पहुंचता है। वह कोई और नहीं बल्कि अरुण था। तनवीर भी उसे एक पल के लिए पहचान नहीं पाया था, पर ऊपर लगी जलती बुझती हल्की लाइट की रोशनी में अरुण को तन्नू ने पहचान लिया और अपने साथ आने का इशारा किया। अब वह अनजान साया लगेज कंपार्टमेंट के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर की ओर प्रवेश करने लगा। तनवीर और अरुण भी उसके पीछे चल दिए। वह साया कमांडर के ताबूत के पास जाकर रुका। ताबूत की दरारों से तेज लाल रोशनी निकल रही थी। वह ताबूत को खोलने की तैयारी में था, तभी उसे पीछे से अरुण और तनवीर ने धर दबोचा। अमाम यार, तन्नू जरा इसका चेहरा देखो, ये कौन महाशय है? अरुण ने पकड़ में जोर लगाते हुए तनवीर से कहा। कमांडर के ताबूत से निकल रही रोशनी काफी थी उस साए का चेहरा देखने के लिए, सो तनवीर ने आगे आकर उसका चेहरा देखा। तनवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई थी जब उसने देखा वह अनजान साया कोई और नहीं बल्कि कैप्टन विक्रम प्रजापति थे। लेकिन वह अपने पूरे होश में नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें यहां तक खींच कर लाया है। तनवीर और अरुण उन्हें लगेज कंपार्टमेंट के बाहर तक लेकर जाते हैं। कैप्टन बहुत छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवान लड़कों के जोर के आगे उनकी नहीं चलती है। कैप्टन, कैप्टन, कैप्टन खुद को संभालिए, तनवीर ने कैप्टन को खींचते हुए कहा। दोनों उन्हें खींचते हुए कॉरिडोर में लेकर चल रहे थे। तभी अचानक कैप्टन बेहोश हो जाते हैं। तनवीर और अरुण उन्हें उनके कैबिन तक लेकर जाते हैं और उन्हें बड़ी सावधानी से लेटा देते हैं। चलो शुक्र है इन्हें लाते हुए किसी ने देखा नहीं, तनवीर ने अरुण की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें नहीं लगता हमें कमांडर से इस विषय पर एक बार बात करनी चाहिए? अरुण ने तनवीर से क्रोध जताते हुए कहा। फिर उसने अपनी बात जारी रखी। जब हम लोग उसे 7 समंदर पार लंदन लेकर जा रहे हैं तो इस प्रकार की बेवकूफी का क्या मतलब बनता है? अरुण की बातें सुनकर तनवीर भी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है, मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक तो हम लोग इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हैं, ऊपर से इस प्रकार की हरकत का क्या मतलब बनता है? चलो उसी से पता कर लेते हैं। तनवीर ने अरुण को अपने पीछे आने का इशारा करता है। तनवीर और अरुण अपने कैबिन से उस ताबूत की चाबी निकालकर सीधे लगेज कंपार्टमेंट की ओर जाते हैं। कमांडर के ताबूत को खोलते हैं। खुलते ही कमांडर हवा में 4 फुट ऊपर रुककर अपनी खोपड़ी को धड़ से जोड़ने और तेज लाल प्रकाश फैलाने के बाद उनसे कहता है, इन द नेम ऑफ क्वीन। कितना समय बीत गया, हम बाहर का दुनिया नहीं देख पाया था। तुम लोग क्या पूछने आया है ये हम पहले से ही जानता है, पर हम भी क्या कर सकता था? उस अजीत ने एक रात ताबूत का दरारों से लाल प्रकाश जलता हुआ देख लिया। उसने जहाज पर कुछ लोगों को इसका बारे में बताया, जिसमें वो कुक और कैप्टन शामिल था। यही नहीं, कल रात उसने कैप्टन को ताबूत से निकलता लाल प्रकाश निकलते हुए दिखा दिया। तब से हम दोनों को अपना दिमाग से चला रहा था। अगर हम ऐसा नहीं करता तो सारा खेल बिगड़ जाता। कमांडर ने दोनों को भरोसा दिलाने की कोशिश की, पर तनवीर का दिल नहीं माना। उसने कमांडर से कहा, लेकिन कल रात को ही अजीत हम दोनों के पास आया था और यह कह रहा था कि वह हम दोनों को ही सबसे पहले इस बात के बारे में जानकारी दे रहा था। फिर आज पूरा दिन कैप्टन ने हम दोनों को इस बारे में कुछ नहीं पूछा। तनवीर ने थोड़ा ऐतराज जताया। अरे जब वह तुम्हारे पास से सारी कहानी बताने के बाद गया तो कल रात को ही अजीत ने कैप्टन को ताबूत से निकलता प्रकाश दिखा दिया था और तभी मैंने इन दोनों के दिमाग अपने काबू में कर लिया था। अजीत तो 2 दिन पहले ही ताबूत के बारे में जान गया था। उसने सबसे पहले बनवारी को यह बात बताया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। तुम दोनों से उसने झूठ बोला था। कमांडर ने अपनी बातों से खुद की सफाई दी, जिसे सुन तनवीर और अरुण को सारा मामला समझ में आ गया। फिर कमांडर ने उनसे कहा, यह हमारा आखिरी सफर है, इसलिए हमारा तुम दोनों से रिक्वेस्ट है कि ताबूत को जंजीरों से मत बांधो, क्योंकि कोई भी रात को यहां ड्यूटी करने वाला इसे देख सकता है। हम अपना हिफाजत इंसानों से कहीं अच्छा से कर सकता है। चिंता का कोई बात नहीं, हम उन सभी का ब्रेन वॉश कर देगा जिसने ये सब कुछ देखा है।
कमांडर ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, अगर रात में ताबूत के बाहर निकले और किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? अरुण ने आशंका जताते हुए पूछा। कमांडर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सुन दारूबाज, तेरा तो पता नहीं, पर कमांडर ब्रैडशॉ का जुबान का वजन 300 साल पहले भी था और 300 साल बाद मरने का बाद भी है। एक बार बोल दिया कि इस जहाज पर कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि ताबूत में क्या है। बस ताबूत लगे कुंडों पर ही ताला मारो, जिसे हम अपना सुपर नेचुरल पावर से खोल बंद कर सकता है, क्योंकि हम चाहता तो जंजीर तोड़ भी सकता था, लेकिन फिर उसे कौन जोड़ता? सबको पता चल जाता और भगदड़ मच जाता। कमांडर ने अरुण को फटकार लगाते हुए अपनी बात को दोनों के सामने रखा। दोनों मान गए और तनवीर अपने कैबिन की ओर दौड़ पड़ा। अपने सामान से ताबूत के पुराने 2 ताले लेकर आने के लिए उसने कमांडर के ताबूत में जाते ही ताबूत के कुंडों को बंद कर उन पर ताला लगा दिया। दोनों ने मिलकर जंजीर को समेटकर एक कोने में रखा और अपने कैबिन की ओर चल दिए। रात भर की भाग दौड़ में पता नहीं चल पाया कि कब सुबह हो गई और घड़ी में 4:45 हो गए। कुछ ही देर में सुबह की परेड शुरू होने वाली थी। रात भर कमांडर ने उनकी अच्छी खासी परेड करा दी थी। वह काफी थक चुके थे और उनका बदन दर्द से टूट रहा था। अपने कैबिन में जाते ही दोनों बिस्तर पर खुद को फेंक देते हैं, मानो जन्मों से उसी की तलाश रही हो। कुछ देर बाद उन्हें गहरी नींद आ जाती है। तनवीर, वेक अप। तनवीर, सुबह की परेड हो चुकी है और तुम दोनों अभी तक सो रहे हो। अरे भाई, कैबिन का दरवाजा तो खोलो। तनवीर, जाग जाओ। कैप्टन विक्रम ने तन्नू और अरुण के कैबिन के दरवाजे को पीटते हुए कहा। कुछ देर बाद अरुण ने उठकर दरवाजा खोला। कैप्टन ने जल्दी ही दोनों को अपने कैबिन में बुलवाया। दोनों फ्रेश होकर कैप्टन के कैबिन में पहुंचे। कैप्टन ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे जहाज पर यह डिसिप्लिन नहीं चलेगा। कोई भी मेरे नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है, खासकर तब जब आप एक अवैध मेहमान के रूप में हो, जिनकी निजी तौर पर जिम्मेदारी जहाज के कैप्टन ने ली हो। चलिए आप ही बताइए, क्या आपका दिया हुआ पैसा इतना है कि जहाज के सभी कर्मचारियों में बांट सकते हैं? नहीं, आपकी जिम्मेदारी मेरी है और अगर मैं ही अपने जहाज की डिसिप्लिन तोड़ने की छूट दे दूं तो जहाज के सभी कर्मचारियों को मेरे ऊपर उंगली उठाते देर नहीं लगेगी। इसलिए उन्हें पैसों की बात न बताकर आप दोनों को एक मजबूर स्टूडेंट के रूप में नजर आना था। ये बात मैंने आपको पहली मुलाकात में ही बता दी थी। फिर भी आप दोनों ने आज इस जहाज का डिसिप्लिन तोड़ दिया है। सुबह परेड से गायब रहे और फिर डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं पहुंचे। नो नो, ये नहीं चलेगा। आज तो मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि पहली बार है, पर कल से बिल्कुल समय पर चलना पड़ेगा। एम आई क्लियर? अब आप दोनों जा सकते हैं। कैप्टन ने एक जोरदार फटकार लगाते हुए दोनों को उनकी ड्यूटी पर लगवा दिया। आज दोनों को कॉरिडोर की सफाई का काम दिया गया था। उन दोनों को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कैप्टन को कल रात के हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसलिए दोनों उनसे माफी मांगकर कैप्टन के कैबिन से मुस्कुराते हुए निकल लिए। दोनों अपना काम मन लगाकर कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त और बीतता है और दोपहर के 2 बजे हुए थे। लंच का समय हो गया था। दोनों अपना काम खत्म करते ही हाथ मुंह धोकर डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनसे सबने सुबह परेड में न आने की वजह पूछी। उन दोनों ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। डाइनिंग हॉल में कैप्टन के पहुंचते ही सबसे पहले एक कुक उनका खाना सामने की मेज पर लगा देता है। अब उनकी पलटन के सारे सदस्य कतार में लगकर खाना लेते हैं और टेबल पर बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। फिर कैप्टन की शुरुआत करते ही सभी खाने की शुरुआत करते हैं। सभी शांति के साथ बैठकर खाना खा ही रहे थे कि थोड़ी ही देर में जहाज के कुछ गार्ड्स सायरन बजाते हैं, जो कि एक खतरे की निशानी थी। उसे सुनते ही कैप्टन खाना छोड़कर डेक की ओर दौड़ पड़ते हैं। उनके पीछे ही डाइनिंग हॉल में बैठे उनके पलटन के सदस्य भी भाग खड़े होते हैं। ऐसा कौन सा खतरा बीच समंदर में आ गया था जिसका सायरन सुन सभी इतनी बुरी तरह भाग खड़े हुए? ये जानने के लिए तनवीर और अरुण भी सबसे आखिर में उनके पीछे भागे। जहाज पर किसी खतरे का अंदेशा मिलना एक बिन बुलाए मुसीबत की निशानी थी। तनवीर डेक पर जाते समय मन में यही विचार लिए हुए था कि पहले ही कमांडर की वजह से कम मुसीबत न थी और अब कोई अनजान खतरा उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। उन दोनों को अंदर से ये भय खाए जा रहा था कि कहीं लंदन तक का ये समुद्री सफर उनके जीवन का आखिरी सफर न हो।
तनवीर और अरुण भागते हुए डेक पर पहुंचते हैं। सभी जगह भगदड़ मची हुई थी। जहाज के चारों ओर मर्चेंट नेवी के सारे कर्मचारियों ने झुंड बना जहाज की रेलिंग को घेर रखा था। कुछ फ्लेयर गन से निशाना तान रहे थे तो कुछ जहाज के हर कोनों पर लगे मोटे पाइपों को लेकर खड़े थे, जो ज्यादातर जहाज पर आग को बुझाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाज पर हंगामा मचा हुआ था। तनवीर और अरुण के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। चारों ओर से गोलियां चल रही थीं। जहाज को चारों तरफ से समुद्री लुटेरों ने घेर लिया था। वो काफी संख्या में थे। हर जगह यॉट के आकार के जहाज नजर आ रहे थे। उनमें से एक जहाज पर से किसी ने मशीन गन से फायर किया, जिसकी गोली सीधा तनवीर के साथ खड़े एक सहायक को लगती हुई जहाज के कैबिन के शीशे को भेदते हुए निकल जाती है। इस दृश्य को देखकर तनवीर और अरुण की रूह कांप उठती है। वो दोनों डर से नीचे बैठ जाते हैं। तभी उनके पास खड़ा एक जहाज कर्मी उनसे खड़े होकर उनकी मदद करने को कहता है। दोनों किसी तरह हिम्मत जुटा पानी का पाइप पकड़ खड़े हो जाते हैं और उन लुटेरों के जहाज पर पानी की तेज धार मारते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने में असुविधा हो, क्योंकि पानी की धार इतनी तेज थी कि पाइप को संभालने के लिए 2 लोगों की जरूरत थी। कैप्टन के पास अपनी रिवॉल्वर थी, जिससे वह जहाज के हर क्षेत्र में दौड़ लगाते हुए पहुंचकर गोलियां चला रहे थे। एक आध बार कामयाबी हाथ लगी, जिससे कुछ बंदूकधारी घायल हुए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कंट्रोल रूम से भी बार बार मदद के लिए गुहार लगाई जा रही थी, पर आसपास नजदीक में कोई जहाज न होने की वजह से मदद मिल पाना नामुमकिन था। जहाज के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के पास पिस्टल्स थीं, जिससे वह जहाज के हर कोने में खड़े होकर चला रहे थे। इससे कुछ देर तक उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी रही, पर जहाज के हर कोने से भारी संख्या में होने के कारण उन्हें ज्यादा देर रोक पाना नामुमकिन था। 3 घंटों तक चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। सभी अपना पूरा जोर लगाए हुए थे उन लुटेरों को रोकने के लिए, पर होनी को कौन टाल सकता है। आधुनिक हथियार होने के कारण उन्हें जहाज की मरम्मत करने वाली सीढ़ियों को चढ़ने से कोई नहीं रोक सका, और देखते ही देखते जहाज के हर कोने से हथियार से लैस लुटेरों ने कब्जा जमा लिया। पर उनके जहाज पर चढ़ने से पहले भाग दौड़ में तनवीर जहाज के निचले कॉरिडोर के एक कैबिन में जाकर छुप गया, लेकिन वह अरुण को अपने साथ ले जाने में असमर्थ रहा, क्योंकि अचानक उसी समय एक लुटेरे ने आकर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे बचने के लिए तनवीर ने निचले तल की ओर जाने वाली सीढ़ियां लांघ लीं। लेकिन डेक पर जहाज के 5 कर्मचारी शहीद हो गए। जहाज खून से लथपथ हो गया था। इस खतरनाक हमले में जहाज के कुल 12 कर्मचारी मारे गए। उन समुद्री लुटेरों के दल ने जहाज के सभी सदस्यों को बंदी बना जहाज के डाइनिंग हॉल में रख दिया। उन सभी लुटेरे के पास मशीन गन्स और न जाने कितने घातक हथियार थे, जिनकी सहायता से उन्होंने जहाज के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का अनुभव सभी को करवा दिया था। कैप्टन को उनके चालक दल के सदस्यों के साथ इंजन रूम में बंदी बनाकर रखा गया था, ताकि जहाज अपनी यात्रा जारी रखते हुए आगे बढ़ सके। कंट्रोल रूम से उन लुटेरों ने स्थिति सामान्य हो जाने का गलत संदेश पहुंचाने को कहा। सबने आदेश का पालन करते हुए सहायता दल को गलत संदेश दिया, जिससे आने वाली सहायता भी वापस हो जाए। लुटेरों के यॉट जैसे छोटे जहाज मर्चेंट नेवी के बड़े कार्गो जहाज के साथ साथ ही चल रहे थे। शाम हो चुकी थी और डूबते सूरज की लालिमा समुद्र को भी अपने आगोश में लिए हुए थी। जहाज पर जितना कीमती सामान है, सब कुछ हमारे हवाले कर दो, लुटेरों के सरदार ने कैप्टन से कहा। देखो, कोई बेवकूफी मत करो। हमारे जहाज पर ऐसा कोई कीमती सामान नहीं है जो तुम लोगों के काम आ सके। कैप्टन ने पलटकर लुटेरों के सरदार को जवाब दिया। चुप कर हरामजादे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो तेरा भेजा यहीं पर खोलकर रख दूंगा। जितना कहा गया है उतना ही कर। लुटेरों का सरदार क्रोध में कैप्टन को फटकार लगाते हुए कहता है। फिर उसने कैप्टन की ओर अपनी गन तान दी और कहा, सबसे पहले कैप्टन, तू अपना सारा कीमती माल, रुपया पैसा, सोने चांदी की चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट इत्यादि निकाल और यही आदेश अपने साथियों को भी दे। चल अब उठ और मेरे साथ अपनी पलटन के पास चल। कैप्टन को बंदूक के जोर पर अपने कुछ साथियों के साथ लुटेरों का सरदार डाइनिंग हॉल की ओर ले जाता है। इंजन रूम तथा कंट्रोल रूम में अपने कुछ बंदूकधारियों को जहाज के कर्मचारियों के साथ जहाज चलाने के लिए वहीं छोड़ देता है।
डाइनिंग हॉल में पहुंचते ही लुटेरों का सरदार कैप्टन को उसकी टेबल और कुर्सी पर बैठा देता है। फिर कैप्टन के बाकी की पलटन से कहता है, उनके पास जितना भी कीमती सामान है उसके साथियों के हवाले कर दे। इसके लिए उसने अपने हथियारों से लैस आदमियों के साथ एक एक करके जहाज के सभी बंधकों को उनके कैबिन से सामान लाने के लिए भेजा। सभी अपने कैबिन से कीमती वस्तुएं, रुपए, पैसे इत्यादि लेकर आए। उन्हें खाने की बड़ी सी टेबल पर रख दिया गया। वहीं पास बैठा एक आदमी रुपए इकट्ठे करके उन्हें गिनकर गड्डी बनाकर रबर बैंड चढ़ा रहा था। कैप्टन को भी उनके कैबिन में ले जाकर उनके सामान की तलाशी ली गई, जिसमें कई कीमती वस्तुएं बरामद हुईं और उन्हीं में तनवीर से लिए गए वह पैसे भी थे जो उन्हें लंदन पहुंचाने के लिए लिया था। सारे पैसों को इकट्ठा कर वही लुटेरा गिनने में लगा हुआ था। गिनती खत्म हो जाने के बाद वह सरदार के कान में कुछ खुसफुसाता है, जिसे सुन समुद्री लुटेरों का सरदार उनसे कहता है, देखो जितना माल और पैसा इकट्ठा हुआ है उतना काफी नहीं है, इसीलिए तुम लोगों को जहाज पर लदे कंटेनरों और अपने लगेज कंपार्टमेंट में रखे कीमती सामानों की भी जानकारी देनी पड़ेगी। अब आज तो काफी वक्त बीत गया है, इसलिए हम लोग सुबह होते ही सारी चीजों की तलाशी लेना शुरू करेंगे। अब जहाज के रसोई में काम करने वाले आगे आएं और रसोई का कार्यभार संभाले, ताकि सभी को रात का खाना मिल सके। किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मेरे साथी उन्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। लुटेरों के सरदार ने अपनी बंदूक सब पर तानते हुए अपने साथियों की ओर इशारा किया। जैसा लुटेरों का सरदार चाहता था, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। जहाज का हर कर्मचारी उसके आदेश का पालन करने में लगा हुआ था, जैसे जहाज का कैप्टन वही हो। अरुण डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ यही बात सोच रहा था। साथ ही साथ उसे तनवीर की भी चिंता सता रही थी कि पता नहीं कहां रह गया, ठीक होगा या नहीं। वह एक बात से आश्वस्त हो गया था कि तनवीर अब भी लुटेरों के हाथ नहीं लगा है, वरना उसे भी बंदी बनाकर यहीं लाया गया होता। उधर तनवीर लगेज कंपार्टमेंट के ठीक सामने के कैबिन में छुपा हुआ था। उसे भी अरुण और जहाज के बाकी साथियों की चिंता लगी हुई थी। वह भी अपने मन में यही सोच रहा था कि पता नहीं ऊपर डेक पर क्या हो रहा होगा, लेकिन उसका यह जानने के लिए ऊपर डेक की ओर जाना खतरे से खाली नहीं था। बस इसी वजह से वह जहां था वहीं छुपा रहा। धीरे धीरे समय थोड़ा और बीतता है। हर तरफ अंधकार छाने से पहले ही जहाज की लाइटों को ऑन किया जाता है। हर तरफ रोशनी जगमगाने लगती है। जहाज अपना सायरन बजाते हुए अपनी उपस्थिति का एहसास समुद्र में कराता है। मौसम कुछ साफ न था और आसमान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज रात भीषण कोहरे की रात होगी, इसलिए जहाज की भी रफ्तार उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। डाइनिंग हॉल में रात का खाना खत्म होते ही लुटेरों का सरदार अपने कुछ साथियों को बाहर डेक पर बुलाकर कहता है, तुम लोग गुट में बंटकर जहाज के हर फ्लोर, हर कैबिन, कॉरिडोर, लगेज कंपार्टमेंट से लेकर हर जगह कीमती सामान तलाश करो। कोई भी जगह नहीं छोड़ना। मुझे कैप्टन पर भरोसा नहीं है, इसलिए सब कुछ खुद देखना सही रहेगा। बाकी कंटेनरों में तो कल तलाश करेंगे, पर आज रात तुम लोग जहाज छान मारो। उसके इशारा करते ही उसके साथी जहाज की तलाशी का काम शुरू करते हैं। जहाज बड़ा था, इसलिए दो दो के गुट में बंटकर उन्होंने तलाशी का काम शुरू किया, पर इसमें भी काफी वक्त लगने वाला था। लुटेरों का सरदार फिर से डाइनिंग हॉल के अंदर प्रवेश करता है और कैप्टन की ओर देखते हुए कहता है, सुनो, अपने ऑफिस के कैबिन से जाकर कंटेनरों की लिस्ट लेकर आओ ताकि पता चले कंटेनरों में कौन सा कीमती सामान लेकर जा रहे हो। तुम दोनों कैप्टन के साथ जाओ। उसने अपने दो साथियों को कैप्टन के साथ जाने को कहा। वह लोग कैप्टन को अपने साथ लेकर चले गए। उधर तनवीर भी कैबिन में छुपा हुआ थक चुका था, इसलिए थोड़ा कैबिन से बाहर निकलकर कॉरिडोर में झांकने का मन बनाता है। जैसे ही कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो उसे कॉरिडोर में दो लुटेरों के सीढ़ियां उतरने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह झट से उसी कैबिन में दोबारा छुप जाता है, लेकिन तन्नू यह जान चुका था कि वह वहां ज्यादा देर तक नहीं छुपा रह सकता है, इसलिए उस कैबिन से अटैच बाथरूम में छुप जाता है और उसे लॉक कर देता है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बस ऊपर वाले से यही दुआ मांग रहा था कि लुटेरे उसे न ढूंढ पाए। जहाज का कॉरिडोर बड़ा होने के कारण उसमें कई कैबिन थे। वो लुटेरे एक एक करके सभी कैबिन की तलाशी लेने में जुट गए।
जितना कीमती सामान मिलता उसे कॉरिडोर में इकट्ठा करके रख देते थे। वह दोनों लुटेरे अपना काम करने में लगे हुए थे कि अचानक एक की नजर लगेज कंपार्टमेंट के दरवाजे पर नीचे बने स्पेस पर पड़ती है, जहां से तेज लाल रोशनी चमक रही थी। वह लुटेरा कैबिन से कॉरिडोर में कीमती सामान रखने आया था। लगेज कंपार्टमेंट के दरवाजे से तेज लाल प्रकाश निकलता देख वह थोड़ी देर के लिए वहीं जम सा जाता है। फिर खुद पर यकीन हो जाने के बाद वह भागकर अपने दूसरे साथी को लेकर आता है। वह भी इस हैरत अंगेज कारनामे को देखता है। फिर दोनों भागकर ऊपर डाइनिंग हॉल की ओर जाते हैं। वहां पहुंचते ही अरुण की नजर उन पर पड़ती है। अरुण भांप लेता है। वह अपने मन में सोचता है कि लगता है इन्होंने लगेज कंपार्टमेंट में कुछ होते हुए देखा है, इसलिए इनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। वह दोनों लुटेरे अपने सरदार के नजदीक जाकर कान में कुछ कहते हैं, जिसे सुनकर लुटेरों का सरदार कुछ देर के लिए उनका चेहरा देखता है। फिर अपने कुछ साथियों और लगेज कंपार्टमेंट के नए इंचार्ज को लेकर उनके साथ चल देता है। उसके बाकी साथी बंदूकें तान बाकी के लोगों को वहीं हॉल में बंधक बनाए थे। लुटेरों का सरदार अपने साथियों के साथ जहाज के निचले तल पर जाने की सीढ़ियां उतरने लगता है। कुछ ही देर में वह सभी लगेज कंपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं, पर वहां कोई लाल रोशनी नहीं जल रही थी। लुटेरों का सरदार अपने साथियों की ओर शक की निगाह से देखता है। फिर भी दरवाजे के बाहर खड़े होकर लगेज कंपार्टमेंट के इंचार्ज से उसे खोलने को कहता है। इंचार्ज दरवाजा खोल देता है। अंदर भयानक सन्नाटा और अंधकार छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने नर्क का द्वार खोल दिया हो। उन लुटेरों में से दो के पास कोल्ट 38 जैसी आधुनिक गन थी, जिसके ऊपर की लाइट ऑन करते ही लाल लेजर लाइट निकलने लगती है। वह दोनों अंधकार को चीरने के लिए गन की लेजर लाइट्स ऑन करते हैं और सबसे पहले सीढ़ियां उतरने की तैयारी करने लगते हैं। लगेज इंचार्ज भी अपनी टार्च ऑन कर लेता है। अब उन सभी को सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर जाना था, सो पहले वही लेजर लाइट की गन लिए बंदूकधारी सीढ़ियां उतरते हैं। देखो, नीचे सीढ़ियां उतरते ही दाईं ओर स्विच पैनल होगा। उसका बायां लिवर नीचे करते ही लाइटें जल जाएंगी। वो देखो उधर, लगेज कंपार्टमेंट का इंचार्ज टार्च की रोशनी से पैनल की ओर इशारा करके उन बंदूकधारियों को दिखाता है। कोल्ट 38 लिए उन लुटेरों ने सीढ़ियां उतरते ही पैनल के बाएं लिवर को नीचे की ओर कर दिया। कंपार्टमेंट के हर कोने की लाइट जल गई। अरे, ये तो वाकई बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है। आज तक मैंने किसी जहाज में इतना बड़ा लगेज कंपार्टमेंट नहीं देखा, लुटेरों के सरदार ने सीढ़ियों से उतरते ही कहा। यह तो व्यापारियों के कीमती सामानों से भरा हुआ है सरदार। अब तक इस जहाज के कैप्टन ने या उसके किसी आदमी ने जानबूझकर हमें इसके बारे में नहीं बताया, एक लुटेरे ने अपने मुखिया से कहा। ठीक कह रहे हो, इन हराम के पिल्लों को इसके लिए सबक सिखाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम लोग इस कंपार्टमेंट की अच्छी तरह से तलाशी लो। इस इंचार्ज के बच्चे को भी अपने साथ रखो। मैं जरा इस जहाज के कैप्टन को सबक सिखाता हूं, लुटेरों के सरदार ने अपने साथियों से कहा और सीढ़ियां चढ़ ऊपर डाइनिंग हॉल की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे एक और लुटेरा चल दिया। अब उस कंपार्टमेंट केवल 6 लोग मौजूद थे। चारों ओर खामोशी सी छाई हुई थी। उन लुटेरों के साथ कंपार्टमेंट इंचार्ज के सिवाय कोई और नजर नहीं आ रहा था। एक काम करते हैं, हम लोग चारों ओर फैल जाते हैं, इस तरह से तलाशी लेने में सुविधा होगी। अबे इंचार्ज की औलाद, तू मेरे साथ ही रहेगा, उनमें से एक लुटेरा कहता है और सभी उस कंपार्टमेंट में फैल जाते हैं। खामोशी से भरे उस लगेज कंपार्टमेंट में अब उन लुटेरों के कदमों की आहट के सिवाय और कुछ भी नहीं सुना जा सकता था। जहाज के सभी कैबिन की तुलना में यहां कुछ अधिक ठंड है, लुटेरा कंपार्टमेंट इंचार्ज से कहता है। ऐसा जहाज के सबसे निचले तल पर होने की वजह से है। आज हमारे जितने भी साथी मारे गए हैं उन्हें भी बॉडी बैग्स में यहां लाकर रखा जाना था, पर उन्हें अब तक ऊपर डेक के एक कैबिन में रखा गया है। कंपार्टमेंट इंचार्ज ने आपत्ति जताते हुए कहा, चुप कर हरामी, ज्यादा मत बोल। हमारे जाने के बाद भी तुम लोग ये कर सकते हो। फिलहाल साथ में रहकर अमीर व्यापारियों के इन कीमती सामानों की जानकारी दे, लुटेरा उस कंपार्टमेंट इंचार्ज से कहता है और वह उसे एक एक कर बंधे सामानों का ब्यौरा देने लगता है। गोलियों के धमाकों के साथ एक खतरनाक चीख ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सभी भागते हुए उस जगह पहुंचे तो देखा कि उन लुटेरों का एक साथी मारा गया है। यह कैसे हुआ और किसने किया? एक लुटेरे ने हैरत जताते हुए पूछा। ऐसा होना तो नामुमकिन है,
हम सभी लोग इधर मौजूद हैं। फिर ऐसा कौन कर सकता है? इसकी तो आंखें भी बाहर की ओर निकल आई हैं, जैसे अंदर से सूज गई हों। ऐसा तो केवल तभी होता है जब कोई इंसान दुनिया की सबसे डरावनी चीज देख लेता है। उसने तो इसका पेट भी फाड़ दिया है। शायद उसके पास कोई धारदार हथियार है जिससे उसने ऐसा किया। कंपार्टमेंट इंचार्ज उनसे कहता है, चुप कर हरामजादे, इस जहाज पर लगता है सबसे ज्यादा बोल बचन तू ही देता है। इस सुनो रे, दो गुटों में होकर उस हत्यारे को तलाशने का काम शुरू करो अभी। एक लुटेरा कंपार्टमेंट इंचार्ज को फटकार लगाते हुए अपने 4 साथियों से कहता है। सभी हाथों में घातक हथियार लिए अपने साथी के हत्यारे को ढूंढने का काम शुरू कर देते हैं। फिर से एक बार उसी तरह AK-47 मॉडल गन के गोलियों की गूंज के साथ दर्दनाक चीख सुनाई पड़ती है। सभी एक बार फिर भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उन लुटेरों का एक और साथी मारा गया। अब डर से उस कंपार्टमेंट में मौजूद हर एक शख्स की आत्मा कांप रही थी। ऐसा कौन सा शख्स या जानवर इस कंपार्टमेंट में मौजूद है जो इतनी क्रूरता से हत्या कर रहा है और उस पर हथियार भी बेअसर है? इसकी भी हत्या उसी अंदाज में हुई है। आंखें डर से बाहर निकल आई हैं और पेट फाड़ दिया है। मैं इतने दिनों से यहां काम कर रहा हूं, लेकिन इसके बारे में नहीं मालूम था। अब तक हम लोगों को यह हो क्या रहा है? डर से कंपार्टमेंट इंचार्ज के शब्द भी अटक अटक कर निकल रहे। जो भी हो, अब यहां पर रुकना ठीक नहीं है। सरदार से कोई भी बहाना बना दिया जाएगा, लेकिन यहां रहे तो मारे जाएंगे। ऊपर डाइनिंग हॉल में एक साथ रहकर मुकाबला करने में मदद मिलेगी। तुम लोग क्या कहते हो? एक लुटेरा अपनी बात अपने बाकी बचे 3 साथियों के सामने रखता है। और ये जो दोनों मारे गए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूं चुपचाप एक बार फिर से तलाशी लेते हैं, नहीं तो ऊपर सारे साथी मजाक बनाएंगे हम लोगों का। एक बात बताओ, जब तुम दोनों को साथ तलाश करने को कहा था तो अलग अलग क्यों हुए? दूसरे लुटेरे ने तीसरे को देख ऐतराज जताते हुए पूछा। अरे, अलग होने पर इसी ने कहा 2 दिशाओं में बंट कर ढूंढे तो काम आसान हो जाएगा। तीसरे ने अपने बाकी 2 साथियों से अपनी सफाई देते हुए कहा। मैं तो कहता हूं यहां से फौरन निकल चलो। पता नहीं कौन सी मुसीबत है यहां पर, कंपार्टमेंट के इंचार्ज ने कांपते स्वरों में कहा। साले, तेरा ही जहाज है और तुझे ही नहीं पता कि यहां कौन सी बला है, हकले की औलाद। एक लुटेरे ने क्रोध में आकर कहा और उसके ऊपर अपनी आधुनिक पिस्टल तान दी। फिर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब अगर हकले तूने बोलना बंद नहीं किया तो इसकी पूरी मैगजीन तेरे अंदर उतार दूंगा। तेरे खोपड़ी पर 2 लाल लेजर लाइट कैसे जल रही है? दूसरे लुटेरे ने उस लुटेरे से कहा जिसने कंपार्टमेंट इंचार्ज के ऊपर कोल्ट 38 तानी थी। इससे पहले कि कोई समझ पाता और उस दिशा में देख पाता, भड़ाक की आवाज कर उस लुटेरे की खोपड़ी तरबूज की तरह फट जाती है। ये क्या हो गया? कंपार्टमेंट इंचार्ज ने चीख कर कहा। चुप कर हरामी, जरा ध्यान से सुनने दे, किसी के चलने की आवाज आ रही है। एक लुटेरा उस डरे हुए कंपार्टमेंट इंचार्ज से कहता है। अब उस लगेज कंपार्टमेंट में केवल 3 लोग ही बचे थे। चारों ओर मातम सा छाया हुआ था। उन तीनों की डर से हालत खराब थी। तभी अचानक लगेज कंपार्टमेंट की लाइट ऑफ हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? बचा ले भगवान, कंपार्टमेंट इंचार्ज ने डर से कांपते हुए कहा। उस अंधकार में कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। वो तीनों अब उस कंपार्टमेंट के बीचों बीच थे। कंपार्टमेंट इंचार्ज डर से इतनी बुरी तरह भयभीत हो गया था कि उसके पास ओवरकोट की जेब में एक टार्च है, ये भी भूल गया था। अचानक उस अंधकार में 2 लाल आंखें जलते हुए दिखती हैं। कौन है वहां? कंपार्टमेंट इंचार्ज के बोलते ही बाकी दोनों लुटेरे भी उस ओर देखने लगते हैं। कंपार्टमेंट इंचार्ज को याद आते ही कि उसकी जेब में टार्च रखी है, वह उसे निकालकर ऑन करता है, पर वह अज्ञात लाल चमकती आंखें गायब हो चुकी थीं। उधर सामने के कैबिन में छुपे तन्नू की गोलियों की आवाज सुनकर हालत खराब थी। उसे लग रहा था कि बाहर शायद लुटेरे बंदियों को गोलियों से भून रहे हैं, लेकिन यही गोलियों और चीखों की आवाज 4 तल ऊपर डाइनिंग हॉल तक सुन पाना नामुमकिन था। इधर लगेज कंपार्टमेंट में मौत ने तांडव नृत्य कर दिया था और लुटेरों संग लगेज कंपार्टमेंट के इंचार्ज की भी हालत खराब थी। मैं तो कहता हूं गुरु, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। इस मनहूसियत से भरे हुए कंपार्टमेंट से बाहर निकल चलते हैं।
अरे ये तेरी खोपड़ी पर 2 लाल लेजर लाइट कैसी है? एक लुटेरे ने दूसरे को संबोधित करते हुए कहा। इससे पहले कि कंपार्टमेंट इंचार्ज और वह लुटेरा कुछ समझ पाता, एक बार फिर से भड़ाक की आवाज से दूसरे लुटेरे की खोपड़ी फट जाती है। टार्च की रोशनी में यह देखकर दोनों अपने होश खो बैठते हैं और पूरी ताकत लगाकर कंपार्टमेंट की सीढ़ियों की ओर भागते हैं। कंपार्टमेंट इंचार्ज को टार्च की रोशनी का लाभ मिला, इसीलिए वह सीढ़ियों के नजदीक पहुंच गया। लेकिन वह लुटेरा बिना रोशनी के दिशाहीन हो गया और एक बार फिर मौत ने अपना खेल खेला। एक दर्दनाक चीख के बाद 2 फायर हुए, लेकिन शायद बेअसर थे, क्योंकि उस खतरनाक मौत के सामने उनके पास बच निकलने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। बस कंपार्टमेंट इंचार्ज ही उस लगेज कंपार्टमेंट से निकलने में कामयाब रहा, लेकिन पीछे आ रही मौत के भय से भागते हुए एक खाली कैबिन में छुप गया। हादसों से भरी उस रात की खामोशी में वह जहाज के कैबिन में छुपकर मौत के कदमों की आहट को साफ साफ सुन सकता था। कोई अब लगेज कंपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ ऊपर कॉरिडोर तक पहुंच चुका था। कदमों की आहट आना बंद नहीं होती है। लगेज कंपार्टमेंट का इंचार्ज एक अंधेरे कैबिन के बेड के नीचे छुपा हुआ यही सोच रहा था कि आगे इस जहाज पर कौन सी अनहोनी होने वाली है। क्या लगेज कंपार्टमेंट से निकली वह गुमनाम भयानक मौत उसका पता लगा उसे भी खत्म कर देगी? इस डर से उसका हृदय जोर से धड़क रहा था। वह लगेज कंपार्टमेंट के हुए हादसे में इतना दहशत से भर चुका था कि कंपार्टमेंट इंचार्ज सोचते सोचते ही बेहोश हो जाता है। लगेज कंपार्टमेंट से निकली वह खतरनाक मौत धीरे धीरे जहाज के कॉरिडोर की खामोशी को चीरते हुए आगे बढ़ती है, एक कैबिन का दरवाजा खोलती है और उस कैबिन के अंदर प्रवेश करती है। वो खतरनाक मौत कैबिन के अंदर प्रवेश करती है और उस कैबिन के बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ओ कमांडर, आप हैं? मैंने तो सोचा लुटेरों ने मुझे भी ढूंढ लिया। घबराया हुआ तनवीर डर से कांपते स्वरों में कहता है। ये आपके हाथों में खून कैसा? वो अपनी बात जारी रखते हुए कमांडर से पूछता है। ये उन लुटेरों का खून है जो इस समय जहाज पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तुम्हें हमारा मदद करना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर इस जहाज से उनका नामो निशान मिटा देगा। कमांडर आक्रोश से भरे स्वर में तनवीर से कहता है। तन्नू भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कमांडर विस्तार से उसे अपनी योजना के बारे में बताता है और दोनों उस पर अमल करते हुए ऊपर डेक की ओर चल देते हैं। उधर लुटेरों का सरदार जहाज के कैप्टन को सबक सिखाने के लिए उसे डाइनिंग हॉल में यातनाएं देने में लगा हुआ था। क्यों बेहरामजादे, तू हमसे ही सारा झूठ बोल ले। लगेज कंपार्टमेंट में व्यापारियों का इतना माल भरा पड़ा है कि उसमें से अगर थोड़ा हम लोग लूट लें तो किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर उसके लिए तू जान देने को तैयार है। वो कैप्टन के बालों को पकड़कर उसका सिर चारों दिशाओं में गोल गोल घुमाते हुए कैप्टन से कहता है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, पर अपनी नौकरी पर आंच नहीं आने दूंगा। जहाज का कैप्टन उस लुटेरे को जवाब देता है, तो चल फिर तेरी जान इस शरीर से बाहर ही निकाल देते हैं। इतना कहते ही समुद्री लुटेरों का सरदार अपनी शॉटगन तान देता है। तभी अचानक जहाज के हर क्षेत्र की लाइट ऑफ हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? बत्ती क्यों गुल हो गई? जरा जाकर देखना क्या हुआ। लुटेरों का सरदार जहाज की बत्ती गुल हो जाने पर अपने साथियों से कहता है। 2 लोग टार्च लिए डाइनिंग हॉल के बाहर निकल जाते हैं। डाइनिंग हॉल में बैठे कुछ कर्मचारियों ने लुटेरों के सरदार का आदेश पाते ही हॉल की इमरजेंसी लाइट ऑन कर देते हैं। अब हॉल में सब कुछ देखने लायक रोशनी मौजूद थी। रात काफी काली होने के साथ साथ कोहरे की चादर से ढकी हुई थी। जहाज के पिछले हिस्से में कुछ लुटेरे गश्त लगा रहे थे कि अचानक उन्हें 2 लाल रोशनी जलते हुए दिखाई पड़ती। इससे पहले कि घने कोहरे में वह कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, कमांडर की कटी हुई खोपड़ी अपनी आंखों से कहर ढा देती है और उन चारों लुटेरों की खोपड़ी तरबूज की तरह फट जाती है। डेक पर चारों तरफ खून ही खून बहने लगता है। तन्नू भागते हुए वहां पहुंचता है और कमांडर को जहाज के साथ चल रहे लुटेरों के यॉट के आकार के छोटे जहाजों को दिखाता है। हम सारा माजरा समझ गया। अगर इन छोटे जहाजों से पीछा छुड़ा लिया जाए तो मुश्किल वक्त में लुटेरों तक पहुंचने वाला मदद उन्हें नहीं मिल पाएगा। कमांडर लुटेरों के उन छोटे जहाजों को देखते हुए कहता है, जो उनके जहाज को चारों दिशाओं से घेर कर उसके साथ साथ चल रहे थे। कमांडर अपने सिर को धड़ से अलग करके कहता है, अब देखो कमाल। इतना बोलते ही कमांडर अपने सिर को उन जहाजों की तरफ हवा में फेंक देता है।
अरे ये दो लाल रोशनी कैसी चमक रही है। घने कोहरे के कारण ठीक से देख पाने में असफल एक जहाज चालक अपने साथी से कहता है, रुको मैं जाकर देखता हूं। उसका साथी कैबिन से बाहर निकलकर उस रोशनी की दिशा में देखता है। तभी अचानक दो तेज किरणें कमांडर की आंखों से निकलती हैं और उस जहाज के तेल की टंकी से टकरा जाती है। एक तेज धमाके के साथ लुटेरों का एक छोटा जहाज विस्फोट का शिकार हो जाता है। सभी लुटेरों का ध्यान उस क्षतिग्रस्त जहाज पर पड़ता है। यह कैसे हुआ होगा? अचानक अपने आप कैसे उड़ गया? लुटेरों के दूसरे छोटे जहाज का एक चालक अपने साथी से कहता है, अरे कुछ नहीं, सालों ने सिगरेट पीने के बाद फेंक दिया होगा। विस्फोटकों में आग लगने के कारण उड़ा दिया जहाज। उस जहाज पर सरदार ने वक्त पर काम आने वाले विस्फोटक रखवाए थे, इसलिए मैं सिगरेट नहीं पीता। लोग कैंसर से मरते हैं और ये दोनों जलती सिगरेट का शिकार हो गए, जहाज के चालक से उसके साथी ने कहा। तभी अचानक कमांडर का कटा हुआ सिर अपनी दो लाल चमकती आंखों के साथ उनके जहाज के सामने उन्हें दिखाई पड़ता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो किसी आदमी का कटा हुआ सिर है। ये यहां बीच समुद्र में क्या कर रहा है? इस दिल दहला देने वाले नजारे को देखकर उस जहाज चालक की जोरदार चीख निकल जाती है और वह जहाज को गलत दिशा में मोड़ देता है, जिससे जहाज दिशाहीन होकर सीधा दूसरे जहाज से जा टकराता है और फिर से एक जोरदार धमाका सुनने को मिलता है। चारों ओर दोनों जहाजों का मलबा समुद्र में बिखर जाता है। घने कोहरे और समुद्र में उठती तेज लहरों की आवाज के बीच इन जहाजों के विस्फोट की आवाज दब सी गई थी। शायद यही वजह थी कि डाइनिंग हॉल में बैठे लुटेरों का सरदार इससे बेखबर था। जहाज के दाईं ओर चल रहे लुटेरों के 5 जहाजों में से अब केवल 2 जहाज ही शेष बचे थे, जिन्हें कमांडर के सिर ने कुछ समय के लिए जिंदा छोड़ दिया था और जहाज के बाईं ओर के एक जहाज के कैबिन में प्रवेश कर लिया था। हुई मां, ये क्या बला है? इतना बोलते ही जहाज का चालक अपने कैबिन में कमांडर के कटे हुए सिर को देख बेहोश हो जाता है। उस जहाज पर बाकी के लुटेरे भी दहशत के मारे पानी में कूद पड़ते हैं। जहाज चालक के बेहोश हो जाने के कारण दिशाहीन होकर दूसरे जहाज से टकरा जाता है और फिर से एक जोरदार धमाके के साथ दोनों जहाज के चीथड़े समुद्र में बिखर जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? अपने आप कैसे एकदम से दोनों जहाज टकरा गए? अब तक तो दोनों बिल्कुल सही तरीके से चल रहे थे, ये अचानक क्या हो गया? दोनों जहाजों को टकराता देख एक लुटेरा अपने साथी से कहता है, सरदार ने नौसिखियों को भर्ती जो कर लिया है अपने समूह में, अब बचकानी हरकतें 2 दिखाएंगे ही। कहा था, आदमी जरा सोच समझ कर भर्ती किया करो। देखना, एक दिन हम सबके ऊपर आफत आ जाएगी। अगर हमारे सरदार ने लूट से पहले अपने गिरोह के लिए होशियार आदमियों की भर्ती न की तो। दूसरे लुटेरे ने आपत्ति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे ये क्या चीज हवा में उड़ रही है? वो देखो उधर। उस लुटेरे का साथी अपनी बात कह ही रहा था कि अचानक उस घने कोहरे में उसे 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं। उसे देखते ही दोनों अपनी मशीन गन्स से फायर कर देते हैं। उन दोनों के अंधाधुंध गोलीबारी करने से कमांडर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन साथ चल रहे उनके साथी जहाज के सारे सदस्य उनकी गोलीबारी का शिकार हो जाते हैं और उनका जहाज दिशाहीन होकर उसी जहाज के सामने से रास्ते में आ जाता है जहां से गोलियां चलाई गई थीं। फिर से एक उस कोहरे से भरी रात और अशांत समुद्र में जोरदार विस्फोट होता है। इस हादसे को देख बाईं ओर बचा आखिरी लुटेरों के जहाज का चालक घबरा सा जाता है कि अचानक ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा उसके साथियों के सिर पर, जो एक एक करके सारे जहाज आपस में टकराकर खत्म हो रहे हैं। तभी उनके जहाज के कैबिन में कमांडर के कटे सिर का प्रवेश होता है। कमांडर के दिल दहला देने वाला रूप उनके दिलों में दहशत पैदा करने के लिए काफी था कि तभी अचानक उनका चालक डर के मारे अपने बाकी के साथियों को जहाज पर छोड़ समुद्र में छलांग लगा देता है। उसकी इस हरकत के कारण जहाज दिशा खो बैठता है और दूसरी तरफ चल देता है, लेकिन उस पर कुछ लुटेरे अब भी जिंदा थे जो कमांडर के सिर पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। पर शायद कमांडर के सामने उनके घातक हथियार भी बेअसर थे और कमांडर के कटे सिर ने उन सभी पर कहर ढा दिया था। चीख पुकार के साथ उन सभी लुटेरों ने एक एक करके अपने प्राण गंवा दिए। तन्नू जहाज के पिछले डेक पर खड़ा
कमांडर के धड़ साथ ये सारे हादसे होते देख रहा था। लुटेरों को उनके किए की सजा बराबर मिल रही थी। जहाज के बाईं ओर सारे लुटेरों के छोटे जहाजों को खत्म करने के बाद कमांडर का कटा हुआ सिर धड़ के पास वापस पहुंचा और धड़ से जुड़ गया। कमांडर का शरीर देखते ही देखते हवा में उड़ने लगा और जहाज के दाईं ओर बचे दोनों जहाजों के पीछे चल दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज हो क्या रहा है। आज जो हादसे हो रहे हैं, ऐसा होते मैंने पहले कभी नहीं देखा। लुटेरों के एक जहाज चालक ने अपने बाकी के साथियों से कहा। अरे कुछ नहीं, सरदार ने लूट से पहले पुराने लोग न मिल पाने के कारण नए लोगों को भर्ती करके एक मौका दिया था, जिसका नतीजा आज सभी के सामने है। दूसरे लुटेरे ने चालक की कही बातों का जवाब देते हुए कहा। वहीं बैठा एक और लुटेरा उनकी बातें सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैं तो कहता हूं इस बार चुनाव करवाकर सरदार ही बदल दो। वैसे भी इस सरदार से समूह को कोई खास फायदा तो हो नहीं रहा है। सरदार बदलने पर हो सकता है कि कुछ बढ़िया नतीजा सामने आए। ठीक ही कह रहे हो, ऐसे भी सरदार का निर्णय कुछ खास सफल नहीं होता है। अब आज ही देख लो, पूरे 16 जहाजों ने इस जहाज को रोक कर लूटा। जहाज पर कब्जा जमाते ही बाकी 6 जहाजों के लुटेरों को वापस जाकर अड्डे पर इंतजार करने को कहा, जबकि आज इधर उनकी जरूरत थी। पहले वाले लुटेरे ने अपने सरदार के निर्णय को गलत साबित करते हुए अपने साथियों से कहा, अरे वो सब तो बात की बात है। ये सोचो कि आज रात अचानक ऐसा क्या हुआ जो जहाज के वायरलेस ने काम करना बंद कर दिया। न तो इस हादसे की रिपोर्ट सरदार तक पहुंचाई जा सकती है और न मदद के लिए गुहार लगाई जा सकती है। ऊपर से इतना घना कोहरा छाया हुआ है कि जहाज पर अब तक किसी ने हो रहे विस्फोटक हादसों को देखा तक नहीं, वरना अब तक तो जहाज रोक ही देते सरदार। जहाज के चालक ने अपने साथियों से आपत्ति जताते हुए कहा और जहाज चलाने लगा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ती है, धड़क। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके जहाज के छत पर कोई भारी चीज गिरी है। मैं जाकर देखता हूं, एक लुटेरा अपने बाकी के साथियों से कहते ही कैबिन से बाहर की ओर देखने निकल पड़ता है। गोलियों के धमाकों के साथ एक दर्दनाक चीख निकल पड़ती है। चीख इतनी दर्दनाक थी कि जहाज के कैबिन में बैठे लुटेरे बाहर निकलकर देखते हैं। बाहर आते ही उन्हें उनका साथी मृत अवस्था में मिलता है, जिसकी आंखें बाहर की ओर निकल चुकी थीं और पेट फटा हुआ था, जिसे कमांडर ने अपना एक हाथ गुस्सा कर फाड़ दिया था। लेकिन कमांडर का कोई अता पता नहीं चल पाया। ये क्या है? अचानक एक जोरदार चीख दोबारा सुनाई पड़ती है। वो लुटेरे वापस कैबिन की ओर भागते हैं। जहां पहुंचते ही उन्हें यह पता चलता है कि उनके जहाज चालक की डर के कारण मृत्यु हो चुकी है और उनका जहाज अपनी दिशा बदलकर लुटेरों के ही जहाज को टक्कर मारने जा रहा है। उन सभी ने मिलकर बहुत कोशिश की जहाज बचा लें, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। उनका जहाज अपने साथी जहाज को लिए मर्चेंट नेवी के जहाज को जोरदार टक्कर मारते हुए धमाके के साथ उड़ जाता है। दोनों जहाज के चीथड़े समुद्र में बिखर जाते हैं। टक्कर की मार और जोरदार धमाका होने की वजह से जहाज में कंपन होने लगता है। कंट्रोल रूम में खतरे का सायरन एक बार फिर से बज उठता है। लुटेरों का सरदार डाइनिंग हॉल से निकलकर डेक पर आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके सारे साथी जहाज खत्म हो चुके हैं। लेकिन कैसे और किस तरह से खत्म हो गए, ये उसकी भी समझ में नहीं आता है। वह इस घटना को देखकर बौखला सा जाता है। उन लुटेरों को चुन चुनकर कौन मार रहा था, आज तक जहाज पर सवार लोगों को इस रहस्य का पता नहीं चल पाया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। दोस्तों, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें।